मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आई सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब। द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम उपासना शर्मा है और अभी 20th को आए रिज़ल्ट में, बीपीएससी के रिज़ल्ट में 70th सीसी में मैंने रैंक 9 सिक्योर किया है और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मुझे मिला है। थोड़ा सा मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरी सारी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। दिल्ली की नेटिव हूँ मैं। दिल्ली में मेरा गांव है खेड़ा खुर्द करके। जनरली लोगों को पता नहीं होता है दिल्ली में गांव है, बट येस इट इज़। एंड ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है पुणे से, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से। उसके बाद में मैंने आके जॉब किया कुछ टाइम यूएफआरएमपी में, और फिर कुछ टाइम मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी एज ए यंग प्रोफेशनल काम किया है। 2018 से मेरी सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना शुरू किया था। दैट वाज मिड ऑफ 2018 आफ्टर माय मास्टर्स गॉट ओवर, जब मैंने तैयारी शुरू की थी। एंड बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी, ऑलमोस्ट 8 इयर्स के बाद में आज मुझे बीपीएससी में ये रैंक मिली है। एंड कुछ महीने पहले ही आए यूपीपीसीएस के रिज़ल्ट में भी मुझे रैंक मिली, जिसमें मुझे रैंक 7 स्टेट टैक्स ऑफिसर का पद मिला है। और सिविल सर्विसेज की जर्नी में आना मेरे लिए, मतलब आई थिंक मुझे पता भी नहीं है कि कब से मेरा सपना था। 12th में मेरे पास में साइंस विद इकोनॉमिक्स थी, विच इज़ इन इट सेल्फ थिंक कि मुझे हमेशा से ही आर्ट्स वाली साइड में इंटरेस्ट था। तो मैंने जेईई मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया था। एंड सिविल सर्विसेज में आना था कहीं ना कहीं, और पता था कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट की काफ़ी वैल्यू होती है, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन चूज़ की थी। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी मेरी पहले से ही शुरू हो गई थी। 2018 में फॉर्मली मैंने वाजीराम पे कोचिंग ली थी और ये जर्नी शुरू की। यूपीएससी में मेरे कई अटैम्प्ट्स हुए, कुछ अटैम्प्ट्स वेस्ट भी हो गए, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास बस एक ही अटैम्प्ट बचा है और वहाँ पे मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 2024 का अटैम्प्ट था जो यूपीएससी का, जून में रिज़ल्ट आना था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट नहीं आया, मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई। एंड देयर वाज अ डिप, जब मुझे हर किसी ने बोला कि वापस आ जाओ, छोड़ दो तैयारी, हो गए हैं 5-6 साल, अब कितना स्ट्रगल करोगी और हमें करवाओगी। सबने सपोर्ट खींच लिया, बट एट दैट टाइम माई फादर सपोर्टेड मी और उन्होंने बोला नहीं, तेरे अंदर है, तू कर लेगी। सो उन्होंने पुश किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 6 महीने और देखते हैं। दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि पहले स्टेट पीएससीज में अपने आप को सिक्योर करते हैं। आई थिंक सितंबर और अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन आई थी बीपीएससी की। यूपीपीसीएस की नोटिफिकेशन पहले आ चुकी थी और एग्ज़ाम जो था वो मार्च में होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्टपोन होते होते दिसंबर 24 में पहुंच गया था। सिमिलर हैपेंड विद बिहार पीसीएस एग्ज़ाम। तो मेरे माइंड में था कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है मुझे उसे छोड़ना नहीं है। सो दैट वाज द टाइम। आई थिंक 2 महीने मैंने बिहार पीसीएस के और यूपी पीसीएस के स्पेसिफिकली ही तैयारी की है। 13th ऑफ दिसंबर 2024 को बीपीएससी का प्रीलिम्स था और उसके 10-12 दिन के अंतर पे ही यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था। सो मैंने जो इसमें तैयारी की थी वो एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी थी, जिसमें सबसे मेजर रोल था रिवीजन का और पीवाईक्यूज़ का। मेरा टारगेट था कि मुझे अपने जो बुक लिस्ट है उसको काफ़ी छोटा रखना है।
मैं यही गलती बार बार करती आ रही थी। इनफैक्ट यूपीएससी में शायद जो फेलियर से सीखा था वो यही था। हर टॉपर बोलता था कि रिवीजन कर लेना है और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना है, तो लगता था कि शायद ये कम है, ये शायद कम बता रहे हैं। बट आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और उनकी बात मुझे बार बार याद आती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो सही बताया था और मैंने शायद जल्दी उसको सीखा होता तो इतना टाइम नहीं लगता, 8 साल लंबी जर्नी ना होती। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं आपको इसमें बुक लिस्ट बताना चाहूँगी तो यही होगी कि सबसे पहले आपने अपने बुक लिस्ट को बिल्कुल छोटा रखना है, मिनिमम से मिनिमम सोर्सेज करना है। दूसरा एक पॉइंट बहुत जो ध्यान रखने का है वो ये है कि पहले होता था एग्ज़ाम कि आप खाली कंसेप्चुअल या खाली फैक्चुअल तरीके से तैयारी करते थे। अब एग्ज़ाम जैसा होता जा रहा है, जैसा टफ होता जा रहा है, आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। आपको फैक्चुअल इंटेग्रिटी भी रखनी पड़ेगी, आपको कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी भी रखनी पड़ेगी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज से आती है। क्योंकि मैंने यूपीएससी से बीपीएससी की तरफ स्विच किया था, तो मेरा टारगेट था कि जो मेरे सोर्सेज जिन्हें मैं 4-5 साल से पढ़ती आ रही हूँ, मैं उन्हें ज़्यादा डेविएट ना करूँ, उन्हीं सोर्सेज को बेस्ट यूज़ करूँ। तो मेरी बुक लिस्ट जो थी वो वहीं से आती है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत मैंने फॉलो की थी और वो इतनी मोटी किताब है जो आई थिंक अगर पढ़ने लगेंगे तो 1 महीना आराम से लग जाता है अगर आप उसको तसल्ली से पढ़ते हैं तो मैंने क्या किया था, उस बुक को मैंने छोटा करके, इतना छोटा अपने लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हेडिंग दी थी मैंने, और मैंने वो बना लिया था जिससे 5 से 6 घंटे में मैं वो मैक्सिमम पूरा रिवाइज़ कर लूँ। तो पॉलिटी मैंने कवर टू कवर इनफैक्ट मैंने उस बुक का बनाया, पहले मेजर पोर्शंस बनाए, फिर जब मुझे दोबारा टाइम लगा तो मैंने वो कंप्लीट करके पूरा उसको छोटा कर लिया था। अब आप ये बोलेंगे कि अरे ये नोट्स मिल जाए, तो नोट्स आपको हर चीज़ के मिल जाते हैं मार्केट में, बट जब तक आप उस पर खुद मेहनत नहीं करते हैं, आप खुद से वो नहीं बनाते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखते हैं, आई थिंक ये प्रोसेस जो है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको आगे हेल्प करती हैं, वो चाहे प्रीलिम्स हो, वो चाहे मेंस हो, दोनों में। तो नोट्स मेकिंग इसमें मतलब मैं बोलूँगी कि मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए की थी। पॉलिटी के लिए हमने ये किताब ली थी। उसके बाद में जोग्राफ़ी के लिए ज़्यादा इधर उधर नहीं किया था मैंने। जो हमारी एनसीईआरटी की 4 बुक्स हैं 11th और 12th की, वर्ल्ड एंड फिजिकल दोनों, ह्यूमन जोग्राफ़ी एंड फिजिकल जोग्राफ़ी दोनों 4 बुक्स बनती हैं, 2 एनसीईआरटीज़ 11th की और 2 एनसीईआरटीज़ 12th की, वो मैंने बहुत थरली की थी। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी पुरानी बुक्स लीजिएगा, नई वाली जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं, तो वो मत लीजिएगा। जो पुरानी बुक्स हैं 2005 से पहले की, वो प्रेफर कीजिएगा कि आप वो ले लें पब्लिकेशंस। उसके अलावा साइंस के लिए अगेन 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ मैंने ली थी और उनको बहुत थरली किया था। अगेन इनको भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। इनफैक्ट ज्योग्राफी की भी कुछ बुक्स के मैंने, जैसे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी थी, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। एक बुक थी जो मुझे आई डोंट रिमेंबर द सोर्स, बट कोई टीचर थी, स्कूल टीचर थी, और उन्होंने कोई नोट्स डाले हुए थे ऑनलाइन किसी 11th या 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी के। क्योंकि मैं दूसरी वाली बुक की नहीं बना पाई थी, तो मैंने वो नोट्स उठा के और उनको अपडेट किया था। उनमें जो चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही थी अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, वो मैंने डाली थी। तो इस तरीके से वो बुक्स मैंने बहुत थरली की हैं, बार बार की हैं। इनफैक्ट वो बुक्स ऐसी थी जिसके लिए मैं बार बार बुक भी उठाती थी और नोट्स भी उठाती थी। इसके अलावा साइंस का मैंने आपको बताया 9th और 10th की एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, बहुत अच्छे से मैंने वो की थी। आपको लगेगा कि अरे एग्जाम्पल क्यों पढ़ना है, या जो एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं वो क्यों पढ़ने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन उठ जाते हैं, पढ़ लीजिए, आपको हेल्प ही होगी, उससे कोई नुकसान नहीं है। उसके अलावा साइंस की एक अरिहंत पब्लिकेशंस की जनरल साइंस की बुक आती है जो मैंने फॉलो की थी, उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो वो भी मेरे ऑलमोस्ट 3 घंटे 4 घंटे में पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इन्वायरमेंट का जो पार्ट उसमें आता है वो रिवाइज हो जाता था। तो साइंस का सॉर्ट हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जनरल इकोनॉमिक्स की एक बुक आती है, वो ले ली थी। वही 200-250 पेजेस की बुक थी जिसको मैंने शॉर्ट कर लिया था। क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा ऑलरेडी फोर्टे रहा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा उस पर मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं, वहाँ पे मैंने नॉर्मल एफर्ट्स लगाए हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एक सोर्स और था जो थी एनसीईआरटीज़ 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके ब्राउन वाली बुक है, वो मैंने फॉलो की थी। उसको मैंने पढ़ा था, उसके मैं नोट्स नहीं बना पाई थी,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी, उसके मैंने नोट्स बनाए थे और वो मैं नोट्स के थ्रू ही रिवाइज़ करती थी। आफ्टर अ पॉइंट मैंने वो बुक रिवाइज़ करना छोड़ दिया था, सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करती थी। इकोनॉमिक्स के लिए ये हो गया। उसके अलावा एक डॉक्टर यूपीएससी करके हैं, इकोनॉमिक्स के उन्होंने कुछ फ्रिंज पोर्शंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसपी और ये सब जो टॉपिक्स थे, कुछ उन्होंने बहुत अच्छे ऑनलाइन डाले हुए थे। कुछ उनके टेलीग्राम पे भी इजीली नोट्स अवेलेबल थे उस टाइम पे, आई एम नॉट श्योर अभी हैं कि नहीं, बट उनके कुछ वीडियोस और उनके कुछ नोट्स से मैंने कुछ फ्रिंज टॉपिक्स किए थे जो मेरे इस बुक में उतना डिटेल्ड नहीं थे। यहाँ पे बस मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा थीम्स को पकड़िए कि अगर आपको दिख रहा है कि प्लानिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्लानिंग कमीशन के बारे में जो प्लानिंग कमीशन हमारे रहे हैं उनको पढ़ लीजिए। आपको बैंक से पता है कि आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो पोर्शंस को, वो थीम्स को उठा सकते हैं वहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से सॉर्ट हो गया। इन्वायरमेंट के लिए मैंने ला एक्सीलेंस की आती है बुक, बट इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक ली थी और उसको शॉर्ट कर लिया था। अभी पीडब्ल्यू की उड़ान करके एक सीरीज़ आ रही है, उसमें उन लोगों ने इन्वायरमेंट की एक शॉर्ट बुक बनाई हुई है, तो वो मैं फॉलो करती थी। और क्योंकि बार बार शंकर रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं और हर चीज़ के नोट्स बनाने का भी मेरे को टाइम नहीं था, तो मैंने वो वाली बुक ली थी और उसको अपडेट किया था। हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री के लिए पहले बहुत सारे सोर्सेज पढ़े हैं, एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी हैं और स्पेक्ट्रम सब पढ़ा है, लेकिन जिस फाइनल सोर्स पे मैं आई वो था तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक है, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इनफैक्ट साउथ इंडियन किंगडम्स को जो आजकल पूछा जाता है, विजयनगर से लेके और पल्लवा, चोला, चेरा, पांड्या, जो भी सब पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। एंड आई थिंक जितना हमें चाहिए उतना काफ़ी है एंशिएंट और मेडिवल के लिए, तो वो मैंने फॉलो की थी। उसको मैंने थरली पढ़ा था एंड जो मेरे पास में बुक का पीडीएफ था वो आई थिंक 170 या 180 पेजेस का उसमें एंशिएंट थी और 100 पेजेस के अराउंड मेडिवल थी। तो वो इतनी ईजी बुक है कि वो आपको 250 पेज बहुत इजीली आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक 1.5 डे में वो पूरी रिवाइज हो जाती है। वो मैंने फॉलो की थी। इन सब सोर्सेज के अलावा स्टैटिक पोर्शन के लिए क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो कंसेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल टेस्ट भी करता है आपको, तो अरहम पब्लिकेशंस की एक जनरल स्टडीज़ की बुक आती है जिसमें उन्होंने हर सब्जेक्ट को बहुत छोटा करके लिखा हुआ है, तो वो बुक मैंने फॉलो की थी और वो हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो की थी। मतलब पॉलिटी पढ़ रही हूँ, लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं वो बुक भी रिवाइज कर रही हूँ, जिससे अगर कुछ फैक्चुअल पार्ट है जो हाईलाइट होकर मुझे पता होना चाहिए, या जैसे स्टेट पीएससीज में जनरली पूछ लेते हैं कि हमारे 3rd प्रेसिडेंट कौन थे, या इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, या मतलब जो फैक्चुअल वाला पार्ट है जो और कहीं हम कवर नहीं कर पाते हैं वो। पॉलिटी के लिए एक बुक और थी जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ, एनसीईआरटी है एक, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके भी मैंने नोट्स बना लिए थे। लेकिन जब आपका ये सारा पोर्शन हो जाए तभी आप उस बुक को टच करिए, अदरवाइज मत करिए, तो भी चल जाएगा। मेंस के टाइम पे आप देख लेंगे तो आंसर्स थोड़े बेटर हो जाते हैं इससे, अदरवाइज तो चल जाता है उसके बिना भी। आई थिंक प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक पोर्शन की यही बुक थी। बिहार स्पेसिफिकली मैंने बिहार को पढ़ने के लिए मेरा पहला टारगेट था कि मैं बिहार को एज अ स्टेट समझूं, तो कुछ वीडियोस के थ्रू बिहार मैप, बिहार पॉलिटी, बिहार ज्योग्राफी ऐसे ही रैंडमली टाइप किया, 2-4 वीडियो देखे, उसमें से कुछ थ्रू करके मुझे अच्छा मिल गया, तो मैंने वो वीडियोस के थ्रू सबसे पहले बिहार को समझा। आई थिंक सार्थक गोस्वामी है जो जर्नलिस्ट, उनकी एक सीरीज़ थी बिहार देखो या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वो भी मैंने देखी, जिससे मुझे वहाँ के लोग समझ में आ सके, थोड़ा सा कल्चर समझ में आ सके, चीज़ें समझ में आ सके। तो मैंने थ्रू वीडियोस, थ्रू मैप सबसे पहले बिहार को समझा, उसकी ज्योग्राफी समझी, जिससे मेरे लिए सब आसान हो गया कि वहाँ पे क्या फ्लडिंग कब आ रही है, वहाँ पे कहाँ पे ड्राई रहता है, ड्रॉट रहता है, इस तरीके से ये सब चीज़ें मुझे ईजी हो गया पढ़ना। तो बिहार तथ्य करके एडुटीरिया की एक मैगज़ीन आती है, ली तो मैंने बिहार समाग्रह भी थी, केबीसी नानो वाली, बट वो थोड़ी मोटी थी और थोड़ी कम इंटरेस्टिंग लग रही थी पढ़ने में, तो वो नहीं मैंने फॉलो की। मैंने बिहार तथ्य करके जो एडुटीरिया की मैगज़ीन है, छोटी थी तो मैंने सोचा था इसको मैं बार बार रिवाइज़ करूँगी और बाय हार्ट कर लूँगी, तो मैंने वो की थी और उसके कुछ नोट्स मैंने बना लिए थे। कुछ चीज़ें मैंने अपडेट कर ली थी, जैसे वीडियो देख रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि कुछ ड्रेनेज सिस्टम मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं वो साथ साथ ड्रॉ कर लूँगी, साथ साथ मैप बना लूँगी उसका। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बिहार से रिलेटेड पढ़ी। एक बार ये हो गया तो मेरे लिए उसकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जो सब समझना बहुत ईजी हो गया था, तो दैट हेल्प मी।
नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, इट हेल्प मी इन मेंस ऑल्सो, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो आप स्टेट को समझ के आंसर लिखने में बेटर आंसर लिख पाते हैं हमेशा। एंड मी बीइंग एन आउटसाइडर, मुझे ये एक डर था कि मैं कोई गलती ना छोड़ूं। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट। अब न्यूज़ करंट्स पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट मैंने टाइम के साथ में ये सीखा, जल्दी सीखती तो शायद ये गलती ना करती, कि करंट्स पे आपको उतना ही फोकस करना है जितने उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट्स के लिए एक आय दृष्टि करके मैगज़ीन आती है, मैंने वो फॉलो की थी। और कुछ मंथ्स के लिए मैंने, क्योंकि मिसिंग थे कुछ मंथ्स उसमें, मतलब जो एग्ज़ाम के हिसाब से बैठ रहा था, तो कुछ मंथ्स के लिए मैंने एडुटीरिया की मैगज़ीन पढ़ी थी। तो ये दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 1 साल के मैंने करंट्स कवर किए थे। और इसके अलावा विजन की मैगज़ीन हम लोग पढ़ते रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड थे, तो वो फॉलो होती रहती थी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमेशा ही पढ़ती रही हूँ, कई बार होता था कि वो मिस हो जाती थी, तो 365 से कवर कर लिया, या फिर क्योंकि आदत हो गई है पढ़ने की, न्यूज़पेपर देखने की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हफ्ते में 3-4 दिन तो न्यूज़पेपर देख ही लेते हैं, कभी रह जाता है। तो न्यूज़ से रिलेटेड, न्यूज़ से कनेक्टेड रहने की आदत है, तो रैंडम वीडियोस मतलब मैं सर्च कर लेती हूँ। कुछ जैसे देशभक्ति की वीडियोस आती हैं, या कोई और न्यूज़ चैनल्स हैं जो अच्छे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बनाते हैं इन सब टॉपिक्स पे, वो मैं देखते रहती थी। और टॉपिक्स मुझे पता होते थे कि अगर अभी इजराइल ईरान वॉर चल रही है तो उसमें क्या चल रहा है। बेसिकली किसी भी इशू से आपको कनेक्टेड रहना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो दैट वाज द थिंग दैट हेल्प मी। ये तो हो गई बुक लिस्ट। अब आते हैं कि पेपर को क्लियर कैसे करना था। उसके लिए 3 फंडामेंटल्स मैंने फॉलो किए। एक, रिविजन, मल्टीपल टाइम्स रिविजन, उसकी भी मैं अभी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी। दूसरा, PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर्स को जितना ज़्यादा और जितनी बार देखेंगे वो उतना ज़्यादा आपका एक एक्यूमेंट डेवलप करेंगे कि आप एग्जामिनर को समझ पाएंगे वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे आप देख पाएंगे कि क्या क्वेश्चन जनरेट हो सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो दैट वाज अनदर। और तीसरी चीज़ थी, मैंने स्ट्रैटेजाइज बहुत किया, क्योंकि आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आई थी नोटिफिकेशन, और मुझे बस वही टाइम था जब मैंने सोचा था कि मुझे बिहार भी देना है। तो मैंने उस टाइम में स्ट्रैटेजाइज़ किया। कोई भी मैगज़ीन आप उठा सकते हैं जो PYQs की बुक आती है। जैसे मैंने अपने टाइम पे एडुटीरिया की बुक ली थी बिहार के लिए। उसमें फ्रंट पेज पे ना कुछ 2-3 पेजेस होते हैं, और पहले पेज पे उसमें लिखा होता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, किस किस पेपर में आए। तो उससे आप एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं जो इन सब स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होते हैं, जैसे बिहार का फॉरेस्ट सर्वे आपको पढ़ा होना चाहिए, या इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ा होना चाहिए, या बजट आपने पढ़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो फ्रिंज है ना, ये आप तभी मतलब जज कर पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे। और बिहार से रिलेटेड जो मेरे करंट्स थे उनको करने के लिए मैंने IAS वाली की हेल्प ली थी। प्रीलिम्स में तो नहीं ली थी, क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा एडुटीरिया में जितना था और आय दृष्टि में जितना था उससे हो गया था, लेकिन मेंस के टाइम पे मैंने करंट्स के लिए हेल्प ली थी। तो ये तो हो गई हमारी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। अच्छा, प्रीलिम्स में मेरी इन जनरल ये स्ट्रैटेजी रही है, और अब तो वर्क की है, तो आई वुड से कि आप ट्राई कर सकते हैं। प्रीलिम्स में एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट हफ्ता डेढ़ पहले सारा सिलेबस मुझे रिवाइज़ करना होता था 2 बार। तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने अगर 2 दिन साइंस को दिए हैं, तो आज मैं साइंस रिवाइज करके शाम में साइंस के क्वेश्चंस करूँगी, साइंस के PYQs करूँगी। तो सुबह में पॉलिटी पढ़ना है तो शाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस करूँगी। इस तरीके से मैं 10 डेज़ में वो रिवाइज करती थी। 10-12 डेज़ जितना भी मुझे मिल जाए, पूरा सिलेबस उसमें मैं रिवाइज कर देती थी। तो जो 1.5 हफ्ता है, अब मैं उसमें क्या क्या करूँगी, ये तो मैंने रिवाइज कर लिए सारे सब्जेक्ट्स ऐसे। लास्ट के जो 3 दिन बचे, अब उन 3 दिन में मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि सिलेबस तो पूरा रिवाइज करना है। PYQs तो मैं करती आ रही हूँ, मैंने एक स्ट्रेच में PYQs कर लिए हैं पिछले 10-12 दिन में। अब 3 दिन जो होंगे मैं वो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर उठाऊंगी पूरे। सुबह में सपोज मैंने साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी रिवाइज किया, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट्स मेरे रह गए रिवीजन के लिए, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं फुल लेंथ टेस्ट उठाऊंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा कोई भी, और उसको सॉल्व करूँगी। ऐसा मैं 3 दिन करूँगी। इससे क्या होगा, मेरा जो एक एग्ज़ाम का फियर है, या कि मैंने अभी साइंस रिवाइज किया, साइंस की क्वेश्चन कर लूँ, वो जो एक फियर है, वो जो एक
डर बन जाता है कि एक ही सब्जेक्ट रिवाइज हुआ तो इसी के क्वेश्चंस कर ले, वो निकल जाता है और आप प्रैक्टिस में आ जाते हो। उससे मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ईजी हो गया। जब मैं एग्ज़ाम में गई तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था एग्ज़ाम कि 150 क्वेश्चन कैसे होंगे इतने कम टाइम में। अच्छा, और इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं बिहार में जो इसी पेपर में आते हैं और मैथ्स के आते हैं, तो डू प्रैक्टिस दैट। वो बिल्कुल शॉर्ट 10 मार्क्स होते हैं जो आप बहुत आराम से ले सकते हैं और आई थिंक वो लेने चाहिए। एग्ज़ाम क्लियर करना ईजी हो जाता है उसमें। तो दैट वाज इट फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा आई थिंक रिवीजन बार बार और PYQs बार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो अक्सर नहीं करते हैं, और मैंने किया है गड़बड़। अभी ठीक किया तो मेरे दोनों एग्ज़ाम्स हो गए। अब आते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे। मेंस में क्योंकि मैंने बिहार की तैयारी ऑन द स्पॉट ही शुरू की थी, मैंने स्विच किया था UPSC से, तो दैट वाज द टाइम जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम था वही मैंने तैयारी की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये अनडूएबल है अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप खाली BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा बेस अपना बनाना शुरू करिए। सोर्सेज पे तो मैंने और कोई नई किताबें तो नहीं पढ़ी, जो पढ़ रही थी वही पढ़ी। मैंने IAS PCS वॉरियर्स करके भूपेश सर हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, और उनकी टेस्ट सीरीज़ की यूनिकनेस ये थी कि वो वीक में 2 टेस्ट लेते थे सेक्शनल, और हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा जितने भी टेस्ट का टाइम होता था वो सपोज़ 7 बजे का टाइम है शाम में, तो पहले हमें सिलेबस बता दिया जाता था कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कि हिस्ट्री इस बार रिवाइज़ होना है। तो मेरा क्या टारगेट था कि मैं उस हफ्ते में हिस्ट्री पढ़ लूँ पूरी, जितना मेंस के हिसाब से सिलेबस है, जो टॉपिक्स मुझे समझ में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं PYQs के हिसाब से, वो भी मैं बना लूँ, उनके ऊपर मैं मतलब कंटेंट जनरेट कर लूँ। अब जब सर मुझे जो मतलब टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट आता था, सपोज 7 बजे टेस्ट आया और 1:30 बजे तक सबमिट करना होता था, तो मेरा क्या टारगेट था ना, मतलब ये बहुत आपको यूनिक लगेगा कि टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे मैं देख के लिख रही थी, बट दैट वाज व्हाट आई डिड, दैट वाज वेरी डिफरेंट। एंड मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर टाइम में मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, लिखने का टाइम तो वही मिल रहा है, 1-1.5 घंटा जितना भी मिल रहा है, बट मैं इसमें ना बेस्ट आंसर बना लूँ, कुछ अपने दिमाग से, कुछ मैं कभी कोई किताब उठा ली, कभी एडुटीरिया की बुक उठा ली, कभी अपने नोट्स उठा लिए, कभी ChatGPT कर लिया, गूगल कर लिया, कोई रिपोर्ट मुझे डालनी है, कोई सर्वे से मुझे कुछ डेटा डालना है, ये सब चीज़ें मैं अपने आंसर्स में बेस्ट आंसर्स बनाने की कोशिश करती थी। मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं इंट्रोडक्शंस बहुत अच्छे से दूं, कंक्लूजन्स बहुत अच्छे से दूं। जैसे कोई करंट न्यूज़ चल रही है तो करंट जो भी है उस पे इशू, उस पे मैं वो पर्टिकुलर न्यूज़ या तो कंक्लूजन में या इंट्रो में डेफिनेटली दे दूं। कोई साइंस की क्वेश्चन है तो उसको डेफिनेशन से शुरू करूं और डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल दे दूं। तो दिस वाज वन थिंग, इंट्रो एंड कंक्लूजन पे काम किया। दूसरा जो बॉडी थी, पॉइंटर्स तो अब सब लिखने लगे हैं, तो आप कुछ यूनिक तो करेंगे। तो मेरा टारगेट था कि मैं एक माइक्रो डायग्राम और मैं एक मैक्रो डायग्राम आंसर में डालूँ ही डालूँ। तो चाहे वो हब एंड स्पोक हो, फ्लो चार्ट हो, कुछ भी हो सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बहुत आराम से माइक्रो डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। तो माइक्रो डायग्राम मैं ऐसे बनाऊंगी जैसे अगर मुझे डिजिटल गवर्नेंस लिखना है, ठीक है, तो मैं एक साइड पे लिखूंगी डिजिटाइजेशन प्लस गवर्नेंस इज इक्वल्स टू डिजिटल गवर्नेंस। ऐसे करके एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, उसको मैंने बॉक्स कर दिया और एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिया, एग्जाम्पल DBT। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी बातों को ऐसे कह दूंगी और एग्जामिनर को वो एकदम से दिख जाएगा। आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर आपकी कॉपी भले ही आप 3 घंटे में लिख रहे हैं, लेकिन वो आपकी कॉपी हार्डली 10 मिनट में देखने वाले हैं। तो आपको उनको 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा दिखा देना है कि वो आपकी कॉपी देखते ही समझ जाएं कि इनको अच्छे से आता है और इन्होंने पूरा सब कुछ लिखा है, और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दें। हमारा टारगेट वही होना चाहिए, बाकी सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। तो ये तो हो गया माइक्रो डायग्राम और मैक्रो डायग्राम की बात। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन की डिमांड एक्सप्लिसिट होती है और एक इम्प्लिसिट डिमांड होती है। एक्सप्लिसिट डिमांड तो आपको दिख रही है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो जो भी हेडिंग्स है मैं एज इट इज़ क्वेश्चन से उठाती थी, उनको बॉक्स करती थी और फिर लिखती थी। इम्प्लिसिट डिमांड होती है किसी क्वेश्चन की कि पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो एडिशनल मार्क्स मिलने का स्कोप है, या आपके जो मार्क्स आंसर में कुछ कमी होने की वजह से कट सकते थे वो नहीं कटेंगे। फॉर एग्जांपल
अगर 1861 का काउंसिल्स एक्ट लिखना है तो आप उसमें खाली काउंसिल एक्ट के फीचर लिख देंगे, वो आपको उतने मार्क्स नहीं फेच करेगा। आपको क्या करना चाहिए, मतलब जो मैंने किया, इंट्रो में मैंने बैकग्राउंड लिखा कि 1861 का एक्ट आया तो 1857 के रिवोल्ट के बाद में आया, वो रिवोल्ट उसका बैकग्राउंड बना, तो इस तरीके से मैंने वो लिख दिया। फिर मैंने उसका फीचर्स लिखे, फिर मैंने लिखा कि सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट का, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो मैंने वो दोनों लिखे। और फिर मैंने कंक्लूजन में ये लिखा कि कैसे ये आज के इंडिया के लिए भी कुछ इसने कंट्रीब्यूट किया है, या ये मॉडर्न इंडिया में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरीके से मैं आंसर को थोड़ा सा एनरिच करूँगी। सो दैट वाज माय टारगेट। पहले 3 महीने जो टेस्ट सीरीज चली, आई थिंक कुछ समवेयर अराउंड 35 टेस्ट या ऐसे कुछ टेस्ट रहे होंगे जो सेक्शनल टेस्ट थे, और इनमें मैंने यही किया। मैंने हर हफ्ते एक टॉपिक कंप्लीट किया और उसके टेस्ट सीरीज़ में जो मैंने उसके आंसर्स बनाए, भले ही मैंने वहाँ पे आंसर्स में हेल्प ली, मैंने सोर्सेज भी उठाए, स्टैंडर्ड बुक्स भी उठाई, गूगल, चैट जीपीटी, जहाँ से हो सकता था मैंने वहाँ पे हेल्प लिया और अपने आंसर्स को बेस्ट और बेस्ट ब्यूटीफुल बनाने का मैंने ट्राई किया। मैंने उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन पे काफ़ी काम किया, जिससे जब एग्ज़ाम टाइम आए तो मैं एज इट इज़ मेरे ब्रेन को वो डायग्राम्स याद हों और मैं बना दूँ। तो दैट वाज द थिंग। फिर लास्ट का जो महीना था, अब ये पहला स्टेज था कि मुझे बेस्ट कंटेंट बनाना था। दूसरा इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, मैंने IAS वैली करके हैं अभिमन्यु सर, उनकी मैंने संहार मेंस बैच लिया था जिसमें वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, और उनका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। मतलब मार्केट में मुझे लगता है इतना फ्रेश और इतना मतलब रिलेटेबल कंटेंट मुझे किसी का नहीं लगा था। उनके आंसर्स देख के, मतलब जो भी वो बना रहे थे कंटेंट, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि ये लेते हैं। अब ये तो मेरे पास आ गया, ये तो सबके पास आ गया ना, मार्केट में जो चीज़ आ गई वो सबके पास अवेलेबल है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एनरिच करेंगे। तो मेरा टारगेट था कि वो जो उन्होंने कंटेंट दिया है उसमें से अगर मैं कुछ उठा रही हूँ तो मैं उसको ऑलरेडी 100 से 120 पे ले जाऊँ, जिससे उसमें यूनिकनेस ऐड हो जाए। उसके डायग्राम्स कुछ अलग ऐड कर दूँ, उसमें इंट्रो कंक्लूजन्स अच्छे ऐड कर दूँ, कुछ एडिशनल पॉइंटर्स हैं जो मैं डाल दूँ, या मैंने कुछ कहीं किसी और बुक में पढ़ा है वो मैं उसमें डाल दूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं उसमें डाल दूँ। अच्छा, ये मेरी कोशिश थी कि क्योंकि एग्ज़ाम बिहार का था, तो मैं स्पेसिफ़िकली बिहार के एग्जाम्पल्स डालूँ, यहाँ के पर्सनालिटीज़, यहाँ के जगह, यहाँ के मिनिस्टर्स, जो भी मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं डालूँ। मतलब इतना मैंने डायग्राम्स पे और इन सब पे काम किया है कि इवन मैंने पेंटिंग का डायग्राम भी बनाया है, केव्स भी बनाई हैं, पैलेस बनाया है, मतलब जो चीज़ें हो सकती थी, चाहे वो आपका लायन कैपिटल था वो बनाया, सब कुछ मैंने मतलब प्रैक्टिस की थी। मेरी कोशिश थी कि ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में या तो इंडिया का मैप हो या बिहार का मैप हो, पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उस तरीके से जो उसमें मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ वो हो। तो आंसर राइटिंग पे अच्छा खासा मैंने काम किया था। पहला टारगेट यही था कि पहले 3 महीने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत एनरिच्ड आंसर्स बनाने हैं। खाली देखने में अच्छे नहीं होने चाहिए आंसर्स, आप क्वेश्चन की डिमांड भी मीट कर रहे हो, आप उसमें डेटा भी डाल रहे हो। मैंने डेटा पॉइंट्स स्पेसिफिकली बनाए थे, जैसे पॉवर्टी एक रिपीटेड थीम था, तो पॉवर्टी पे मैंने 6 पेजेस का एक आंसर, एक क्या बल्कि 2 आंसर्स बना लिए थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे, और उनका कंटेंट में डेटा मैंने इस तरीके से ऐड किया था कि अब अगर पॉवर्टी पे कोई और क्वेश्चन आता तो मुझे डेटा तो वही उठाना था, डायग्राम्स भी वही उठाने थे, लेकिन डिमांड को कैसे मीट करते हुए मुझे लिखना था। दैट वाज समथिंग यू हैव टू डेवलप। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ एक पर्टिकुलर आंसर बनाया, पॉवर्टी देखते ही आपने वही जाके वहाँ पे एज इट इज़ छाप दिया, ऐसा नहीं है। आपको डिमांड मीट करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। हो सकता है वो कमिटीज़ के बारे में पूछ रहा हो तो आप कमिटीज़ के बारे में लिखेंगे, हो सकता है वो पॉवर्टी साइकिल के बारे में पूछ रहा हो तो आप पॉवर्टी साइकिल लिखेंगे, हो सकता है वो डेमोग्राफी पूछ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर को मोल्ड करना पड़ेगा, आप एज इट इज़ रटे रटाए आंसर नहीं डाल सकते। लेकिन इस प्रैक्टिस से मुझे ये हेल्प मिली कि एग्ज़ाम में मेरे को ये बनाना इजी हो गया, क्योंकि मुझे ये पता था कंटेंट तो मुझे यहाँ रखना ही रखना है, और अगर मैंने 100 पे तैयारी की है और इसका अगर मैं बहुत ज़्यादा भर के क्वेश्चंस लिखती थी, तो मेरा यही टारगेट था कि अगर मैंने इतना ठूस के आंसर में लिखा है जो मैं बना रही हूँ, अगर इसका 80% भी मैं जाके रेप्लिकेट कर दूँगी फाइनल पेपर में तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने वही किया। इसके बाद में मैंने 18 फुल लेंथ टेस्ट लगाए थे, 6 मेरी टेस्ट सीरीज़ में थे और 12 मैंने कहीं और से मतलब बाहर से टेस्ट लेके और वो लिखे थे। वो हम लोग का पीयर ग्रुप जो था
उसमें हम लोग करते थे क्वेश्चंस, मतलब पेपर्स लिख के एक दूसरे के साथ टाइम लगा के बैठ जाते थे अपने अपने घरों में जहाँ भी हैं ऑनलाइन, और फिर सबमिट करते थे एक दूसरे को। तो रिव्यू आपस में मिल जाता था, क्योंकि इतना टाइम से एक 4 महीने सबका एक जोन बन गया था, तो वो ईजी हो गया था हम लोगों के लिए एक दूसरे की गलती को बताना। तो ये एक चीज़ थी। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल, मेरे ग्रुप में हम लोग 4 लोग थे, और हम लोग 4 लोग साथ में आंसर्स डिस्कस करते थे। जनरली ऐसा होता था कि मैं सबके आंसर्स चेक करके बताती थी, मेरे कोई नहीं बताता था कि तुम्हें तो पता है, तुम देख लोगी। तो हम लोग का 4 का सिलेक्शन हुआ, एंड वी वर फॉर्चुनेट कि सबका बीपीएससी में अच्छा सिलेक्शन हो गया। तो ये था ये तो था टेस्ट सीरीज़ वाला पार्ट। कंटेंट पे मैंने आपको बताया कि कंटेंट तो मैंने ऑलरेडी अपनी तरफ से जो मुझे मार्केट में बेस्ट लगा मैंने वो चूज़ किया, लेकिन उसको भी मैंने एनरिच किया, क्योंकि आप ये समझ लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है वो तो सबके पास है, आपको कुछ यूनिक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा डीआई में मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नीड थी। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का बैकग्राउंड रहा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। और ऑल्दो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स फिर भी हो जाती हैं इंसान से, बट आई थिंक वो कवर अप हो जाता है। आप अगर पूरा पेपर देखेंगे तो 900 नंबर में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया है तो बाकी आपके पास बहुत कुछ है स्कोर करने के लिए। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं अपना टाइमलाइन को फॉलो करूं। अच्छा, अब जब जो लास्ट महीना था उसमें मैंने बस फुल लेंथ टेस्ट लगाए हैं, और मेरी यही कोशिश थी कि मैं जितने भी मेरे टेस्ट हैं उसमें मैं टाइम कम करती जाऊँ, ये क्वालिटी मेंटेन करते हुए। तो पहले मुझे वो क्वालिटी मेंटेन करने में 3.5 घंटे लगे, 3.5 से 3:20 पे आई, 3:10 पे आई। सेकेंड लास्ट टेस्ट था जब मैं 3 घंटे 5 मिनट पे आ गई थी, लेकिन क्योंकि 70 पेजेस लिखना होता है और GS2 का पेपर होता है जो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, जिसमें मुझे टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा नहीं अभी 2 और देते हैं। मैंने फिर लिखा, फिर से मतलब प्रैक्टिस की। 2 टेस्ट और लिखने के बाद में आई केम डाउन टू 2 hours 50 minutes। तो मैंने ये टाइम पे भी मैंने मतलब मैनेजमेंट पे काम किया है कि इतने टाइम में मेरा ब्रेन वो क्वालिटी मेंटेन करते हुए काम कर सके। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन। क्वेश्चन वही है, आंसर वही है, आपको बस ढूंढना है, सही नज़र चाहिए। वो नज़र पीवाईक्यूज़ और रिवीजन से डेवलप होती है, बार बार करने से डेवलप होती है। मेंस इज़ अ गेम ऑफ मेमोराइजेशन, एंड वो मेमोरी आपके सिर्फ ब्रेन में नहीं होनी चाहिए, वो आपके हाथ में भी, आपके मसल मेमोरी होनी चाहिए कि आप वो आंसर लिख रहे हैं ना, तो वो आंसर ऑन पेपर भी वैसा ही जाए जैसा आपका ब्रेन सोच पा रहा है। जितना जल्दी आपका ब्रेन सोच रहा है उतना जल्दी आपका हाथ चले। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। ठीक है। तो इस पे मैंने काफ़ी काम किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किया। दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर मेंस। क्योंकि मैंने बताया कि मेरी इतनी लंबी जर्नी थी, मुझे कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना था, मुझे कोई भी कमी नहीं छोड़नी थी किसी भी स्टेज पे। लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हो सकता है उनके लिए वो वर्क किया हो। मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे थोड़ी सी अलग थी, मैंने काफ़ी हेल्प ली है। इनफैक्ट इंटरव्यू के लिए प्रेम सर करके हैं PMW स्प्रिंटो वाले, उनको मैंने ज्वाइन किया था। वो क्या करते थे, कुछ उन्होंने 25-30 लोगों का ग्रुप बनाया हुआ था, और वो उस ग्रुप पे डिस्कशंस करते थे जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं। अगर रशिया यूक्रेन वॉर है तो उस पर वो हमें बोलते थे चलिए आप बोलिए। तो उससे क्या हुआ, बोलने का एक कॉन्फिडेंस बेटर डेवलप हुआ। इसके अलावा एक मिरर प्रैक्टिस में काफ़ी करती थी कि क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन, अगर किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उस पर 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मुझे ऑन द स्पॉट बनाना है। और ये सिर्फ इंटरव्यू के टाइम नहीं, दिस स्टार्टेड अर्लियर ओनली, मेंस के टाइम पे ही ये शुरू कर दिया था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ लोग थे जो मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे और मुझे ऑन द स्पॉट उनको आंसर बताना है, सो दैट मेरा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप हो जाए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आई गेट द कॉन्फिडेंस, आई गेट द पॉइंट्स, एंड वो मैं ईजिली लिख पाऊँ। जितना जल्दी सोचूंगी उतना जल्दी उनको मैं अपने ब्रेन में एक तरीके से उनको मतलब पिरो लूँगी अपने वर्ड्स में, और उतना बेटर लिख पाऊँगी। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी। यही मेंस में बहुत हेल्प की थी, बार बार ये करती थी मैं, और यही मैंने इंटरव्यू में फॉलो रखी। कई बारी बहुत सारी चीज़ें हमें देख के पता चलती हैं। जैसे एक जगह पे मैंने मॉक दिया और उन्होंने मुझे दिखाया, मेरा ही वीडियो देख के मुझे दिखाया, तो खुद को बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने देखनी सिखाई।
एंड वो फिर मैंने मिरर प्रैक्टिस के थ्रू कि जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, उस पे मैंने काफ़ी काम किया। अपने ड्रेसिंग से लेके हर चीज़ पे मतलब मैंने काम किया। मेरा क्योंकि 4 महीने थे इंटरव्यू देने के लिए एंड मेरा लास्ट डे पे इंटरव्यू था और मुझे वो जोन मेंटेन करके रखना था कि हो सकता है मेरे से टॉपिक जनवरी का पूछ लें, हो सकता है टॉपिक अप्रैल का पूछ लें, कभी कभी पूछ सकते थे इन 4-5 महीने में जो भी चल रहा हो। तो मेरा यही टारगेट था कि हर हफ्ते 10 दिन में मैं एक मॉक इंटरव्यू दे दूं। तो मेरा उसमें हो सकता है माइंडसेट किसी का अलग हो, वो सोचे कि इतने इंटरव्यूज़ देके कुछ अलग नहीं होने वाला है। मैंने इधर ये सोचा था कि मेरा वर्क प्रोफाइल मुझे ऑलरेडी पता था कि स्ट्रॉन्ग है, मैंने काफ़ी काम किया है एंड आई न्यू कि वो मुझे हेल्प करेगा इंटरव्यू में। तो मेरा टारगेट उसमें ये था कि मैं जितने ज़्यादा लोगों के पास में बोर्ड मेंबर्स, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो मॉक्स वाले हों, एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं, उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, तो मेरे प्रोफाइल को देख के उनको क्या क्या क्वेश्चंस उनके माइंड में डेवलप हो रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस पे मुझे काम करना था। वो सब मुझे डायरेक्शंस मिल रही थी कि जैसे किसी ने मुझसे, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ और एक पैनल में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट फाइनेंस एंड मतलब मैं एकदम से बहुत चक्की रह गई और मैंने दिया आंसर, लेकिन शायद मैं और बेहतर देती अगर मैंने पढ़ा होता तो मैंने उनसे पूछा भी कि सर मेरा तो बैकग्राउंड ये है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ना प्रोफाइल में एक जगह पे वर्ड आ रहा है और इसलिए मैंने फाइनेंस पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो कहने का मतलब इस तरीके से मुझे ये समझ में आया कि क्या क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं जहाँ मेरे प्रोफाइल पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। मेरे को ये पता था कि इंटरव्यू 120 मार्क्स का है एंड यहाँ पे 5 मार्क्स प्लस करना बहुत इजी है। आपको बस जाके बात करनी है, आपको बस अपनी पर्सनालिटी दिखानी है जो आप हो और उसको और थोड़ा पॉलिश करना है, देन व्हाई नॉट। मतलब मैं 85 से 95 पे बहुत इजीली जा सकती थी यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर मुझे कितना स्कोर मिला होगा, बट आई एम होपिंग कि 90 मिला हो। तो कहने का मतलब आप किसी भी स्टेज में ना ऐसा मत सोचे कि यहाँ पे चल जाएगा, नहीं चल जाएगा मत रखिए। बहुत मुश्किल हो गया है प्रीलिम्स क्वालिफाई होना एंड मैंने तो वो सफ़र किया है, इतने साल प्रीलिम्स नहीं निकला था तो मैंने काफ़ी सफ़र किया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब आपको ये मौका मिले आप मेंस और इंटरव्यू में अपनी जान लगा दें, अच्छे से अच्छे एफर्ट्स दें और वहाँ जाके अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करें, कोई भी कमी मत छोड़ें, बार बार रिवाइज़ करें। जो रोल मेरे लिए PYQs का प्रीलिम्स में था वैसा सा ही रोल मेरे लिए मेंस में भी रहा, क्योंकि PYQs से ही आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें जिन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिस में थी, मैं न्यूज़ फॉलो कर रही थी, मतलब ये एक जनरल ट्रेंड बन जाता है, हम लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं हमें पता रहता है कि क्या चल रहा है दीन दुनिया में। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो एज इट इज़ हैंडल हो गए, जैसे एक ट्रम्प से रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट सब लोग इंडिया US रिलेशंस पढ़ रहे थे। ट्रम्प ने क्या क्या चेंजेस US में लाए, वो मैंने सिर्फ शायद इसीलिए लिख लिया क्योंकि मैंने न्यूज़ कॉन्टीन्यूसली फॉलो की हुई थी, मैं कॉन्टीन्यूसली वो सब चीज़ें फॉलो कर पा रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी मेंस से रिलेटेड, आप जो आंसर लिखें एज इट इज़ क्वेश्चन से हेडिंग उठाइए, उससे क्या होगा ना, आपको क्वेश्चन की डिमांड भूलेंगे नहीं लिखते हुए, आप वो ही डिमांड मीट करते हुए आंसर लिखेंगे। तो दैट वाज द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड। एग्जाम्पल्स सब जो लिखे वो इधर के लिखे और किसी भी स्टेज को कमज़ोर मत समझिए कि ये हल्का है, इसको हल्के में जाने दीजिए। मुझे लगता है हर स्टेज पे उतनी ऐसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मिस आउट हो गया। इनफैक्ट मैंने तो हिंदी पे और ऑप्शनल पे भी मेहनत की थी। ऑप्शनल के लिए मैंने, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स था, तो 11th और 12th की बस NCERTs मैंने देखी थी, दोनों मैक्रो माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक। मुझे लगता है उससे हो गया, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ा। हिंदी के लिए मैंने प्रैक्टिस की थी, रिटन प्रैक्टिस की थी। UPPSC के PYQs में काफ़ी सॉल्व कर रही थी। BPSC के मैंने कुछ पेपर्स 1-2 सॉल्व किए थे, तो आई थिंक वो हो गया था अच्छे से मैनेज। और एस्से के लिए मैंने स्पेशली काफ़ी काम किया था, क्योंकि 300 मार्क्स अच्छा खासा वेटेज होता है एंड लुकिंग एट द प्रीवियस कोर्स मुझे ये पता था कि अगर आप कुछ कमाल कर दें उसमें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब 180 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं तो एवरेज एस्से पे। तो मेरा यही था कि मुझे उतना तो स्कोर करना ही है, कोशिश यही रहेगी मेरी। उसके लिए मैंने क्या किया था,
जितने थीम्स रिपीट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी रिपीट हो रहा है, या इन्वायरमेंट रिपीट हो रहा है, या विमेन एम्पावरमेंट रिपीट हो रहा है, एजुकेशन रिपीट हो रहा है, इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, आप एक ब्रॉड थीम्स की लिस्ट बना लीजिए। और मैंने उस लिस्ट के हिसाब से हर थीम पे 5 से 6 कोट्स, 7 कोट्स मैंने लिख लिए थे। और इनफैक्ट आई वुड से मैंने उनका रट्टा लगा लिया था उन कोट्स का, कि मेरे को हर एस्से में आपने एग्ज़ाम में 3 एस्से आते हैं, तो मेरे को हर एस्से में एटलीस्ट 3 कोट्स तो डालने ही डालने थे। पर्सनल टच डालना था, और SPICE स्पाइस एंड PESTEL पेसल, तो जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इंटरनेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, इस तरीके से एग्जाम्पल देना था मुझे। तो मैंने इन वर्ड्स को मतलब कोड बना लिया था, और उसके हिसाब से मुझे फ़्लो बनाते हुए, फ़्लो मेंटेन करते हुए ऐसे लिखना था। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने इसमें मेंटेन की थी वो ये थी, मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर का मूड कैसा होगा मेरा पेपर चेक करने में, एंड ऐसे इज़ वेरी सब्जेक्टिव, तो यू हैव टू टेक सम रिस्क्स एंड यू हैव टू बी कैलकुलेटिव एट योर रिस्क्स। तो मैंने क्या किया था इसमें, मैंने एक ऐसे को मैंने न्यूज़ हेडलाइंस और इस तरीके से शुरू किया था, एक ऐसे को मैंने एनेक्डोट से शुरू किया था, और जो बिहार लोकोक्ति वाला ऐसे है, क्योंकि लोकोक्ति समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एज एन आउटसाइडर, तो बिहार की जो लोकोक्ति थी उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 150 लोकोक्तियों की एक लिस्ट बना ली थी, और उनका एग्जैक्ट हिंदी और इंग्लिश मीनिंग लिख लिया था। इंग्लिश में स्पेसिफिकली मेरा टारगेट था, क्योंकि ऐसे इंग्लिश में लिखना था, तो जो बिहार का लोकोक्ति वाला ऐसे शुरू भी करना था, वो मैंने मीनिंग से ही शुरू किया था पहले, और फिर मैंने उसके बाद में कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या कुछ दे के मैंने इसको शुरू किया था। दूसरा, ऐसे में एक और चीज़ जो मेंटेन करनी थी वो था कि फ़्लो नहीं टूटना चाहिए, आप रैंडमली थॉट्स में इधर उधर ना जाइए। तीसरा, आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए था, आपने जो पूरा ऐसे का एक कंक्लूड करना था वो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे एंड हो, वो एक वे फॉरवर्ड, वो एक पॉजिटिव के साथ में एंड हो, तो ये मेरा टारगेट था। दिस वाज फॉर ऐसे। आई थिंक मैंने हर पेपर पे जो मैं बेस्ट कर सकती थी मैंने वो कोशिश की थी, जिससे मेरे मार्क्स कहीं ना कटें, और उसी हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजाइज़ किया, उसी हिसाब से मैंने काम किया। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी BPSC के लिए। आई होप मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को हेल्प करे, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम आप मेरी जगह पे यहाँ पे बोल रहे हों। थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक, थैंक यू DKT कि ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे प्रोवाइड किया, जहाँ मैं खुल के सारी बुक लिस्ट सबको बता सकती हूँ, और कुछ मेरे वजह से किसी का 10% भी हेल्प होगा तो आई विल बी हैप्पी। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो, आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो, तो उपासना शर्मा PCS करके इंस्टाग्राम पे ID है, आप अपने क्वेश्चंस मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।